नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको हम 12th क्लास फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, 12th क्लास फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, क्या नाम है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि ये है एसबीपीडी बुक। एसबीपीडी बुक का हम लाइन बाय लाइन करवाने हैं दोस्तों। ये जो एसबीपीडी बुक है, इसका लाइन बाय लाइन हम ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम 1 से यहाँ से शुरू किए हैं 7 तक, यानी हम 7 के इसके बाद अगले वीडियो में 8 से, मतलब कि लगातार जितने भी ऑब्जेक्टिव है एसबीपीडी बुक में, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहले आप ये समझिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ना, दो बराबर एवं विपरीत निकाय से जो बना निकाय, दो बराबर एवं विपरीत आवेश से जो बना निकाय होता है, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये मानो दोस्तों, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हम क्या बोले? दो बराबर एवं विपरीत। देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है? ये विपरीत है। क्यू जो आवेश है, ये सेम है, तो इसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। और इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, यही वैद्युत द्विध्रुव है। क्या बताए? दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव तो आपसे पूछ नहीं रहा है, ये बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब आप समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो एक आवेश, ये दोनों में से कोई एक आवेश, या तो ये आप ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। यानी दोनों में से कोई आवेश और गुना उनके बीच की जो दूरी होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों में से कोई एक आवेश मान लेते हैं हम, कोई एक, और इनके बीच की दूरी, बस यही क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसकी मात्रा की बात की जाए तो क्या होगा? आवेश का मात्रा कूलॉम हो जाएगा, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? कूलॉम इनटू मीटर। अगर बात है बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा कूलॉम के क्या होता है? आई टी, और मीटर का एल, यानी इसकी बीमा हो जाएगा ILT। ये तो क्वेश्चन से संबंधित कुछ जानकारी हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा कहाँ होती है, मतलब किधर से किधर। हम बताए ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो इसी की दिशा पूछ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा किधर होती है। पहला ऑप्शन देखिए, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। नहीं, पहला ऑप्शन क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। इसमें तो उत्तर दक्षिण कहीं दिख रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, दूसरा ऑप्शन ऐसा ही कट गया। ये उत्तर दक्षिण किधर होता है, कहाँ होता है? ये जब आपको चुंबक चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें मिलेगा। ये उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर दिया है, ये सब तो आपको चुंबक में मिलेगा ना। इसमें कहीं दिख रहा है उत्तर दक्षिण? ना। यानी पहला ऑप्शन ऐसा ही कट गया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। आते हैं तीसरा ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। इसकी आंसर होगा ऑप्शन डी। जब पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो चौथा ऑटोमेटिक है कि वही सही होगा। यानी इसकी जो दिशा होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा किधर होती है दोस्तों? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो आप समझिए, इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े। सबसे पहले तो क्या जाने, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको बता दिए क्या, कि दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या बताए? दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या समझे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझे। तो क्या था? दोनों में से कोई एक आवेश
दोनों में से कोई एक आवेश अगुना उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी Q गुना R, Q गुना R। तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो जनरली लिया जाता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L लिया जाता है, क्योंकि जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है इनकी जो लंबाई होती है, जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है काफी कम होती है। तो कहीं कहीं 2L भी ले सकते हैं या R भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं Q इंटू 2L। L क्या है, तो लंबाई है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर, कोई दिक्कत ना। इसकी मात्रक बहुत फेमस है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर। बीमा पूछे तो ILT, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझ में आ गया ना दोस्तों। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। करें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करें, क्या करें, विद्युत द्विध्रुव के कारण, करें कि किसी विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिसकी दूरी R है तो अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन देखिए, 1/r के, 1/r² के, 1/r³ के, 1/r4 के। तो सबसे आप ये समझिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बताया, एकांक आवेश, जहां भी एकांक दिखे वो कहाँ आएगा, बटा में। तो एकांक आवेश का मात्रक कूलम, और लगने वाले बल, तो बल क्या, एसआई मात्रक न्यूटन, यानी वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। देखिए आपको हम एक ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, इससे संबंधित जितनी भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपको सारा का बता रहे हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र था तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझिए। अब क्वेश्चन आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 गुना Q/r²। यह है बिंदु आवेश के कारण, क्या दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, हमें इसमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। समझ में आया ना दोस्त, बिंदु आवेश के कारण ये फॉर्मूला होता है, यानी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता अलग होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अलग होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्वेश्चन कर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदु पर जिसकी दूरी क्या है, R है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बढ़ रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम समझेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में होता है 1/4πε0 गुना क्या होता है, ये होता है 2p/r³। ये क्या है, अक्षीय स्थिति में, ये है दोस्तों अक्षीय स्थिति में। और ये अगला है E बराबर 1/4πε0 गुना p/r³। ये है निरक्षीय स्थिति में। क्या मेरे दोस्तों, ये है निरक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति में अलग होती है, निरक्षीय स्थिति में अलग होती है। अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है 1/4πε0 गुना 2p/r³, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4πε0 गुना p/r³। निरक्षीय में आपको कहीं कहीं बोलेगा लंबवत समद्विभाजक, मतलब लंबवत समद्विभाजक स्थिति में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्या चीज, लंबवत समद्विभाजक बोल सकते हैं, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में पूछ सकता है। तो ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुदूर बिंदु पर जिसकी दूरी क्या है, R है। R इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, यही ना। करे कि R अनुक्रमानुपाती होता है किसके, यहां से देखिए निकाल, देखिए दोनों में क्या है 2p/r³, यहाँ क्या है p/r³, यानी इसे निकाल सकते हैं ना E समानुपाती 1/r³। यही ना रिलेशन निकलेगा दोस्तों। दोनों में देखिए E समानुपाती 1/r³ निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे E समानुपाती 1/r³। तो इससे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसके होगा, E समानुपाती 1/r³ के होगा। कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक।
अभी आपको बताया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, क्या दोस्तों, तीव्रता जो होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल, जहाँ आपको एक बताते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे क्या कर सकते हैं ना, कि परिभाषा से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, या फॉर्मूला से आप परिभाषा बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, परिभाषा नहीं याद है, तो आप उस फॉर्मूला से परिभाषा तो बना सकते हैं, हम आपको अभी बता रहे हैं। और अगर आपको परिभाषा याद है लेकिन फॉर्मूला ना याद है, तो उससे संबंधित हम परिभाषा से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। हम क्या बताए? वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र बता रहे थे। वैद्युत क्षेत्र का क्या बताया परिभाषा? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जहां भी आपको दिखे एकांक, प्रति, प्रत्येक, वो चीज आता है बट्टा में। हम क्या बोले? एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र का। देखिए यहाँ पर लगा है एकांक, अब हम बता रहे हैं जहां भी एकांक दिखे, प्रति दिखे, प्रत्येक दिखे, वो सारा चीज कहाँ में आता है? बट्टा में। तो एकांक आवेश ना, तो आवेश कहाँ जाएगा? बट्टा में। और लगने वाला बल, तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब इससे संबंध निकालेंगे। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। यहाँ से इसका मात्रक निकल गया। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ये जूल कूलम दिया, ये क्या है? कुछ ना होता है, ये जूल कूलम कुछ भी नहीं होता है। हाल क्या है? जूल प्रति कूलम। आप बताइए दोस्तों, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा ये जूल प्रति कूलम किसका मात्रक होता है। ये आपके लिए, आपका होमवर्क है, आपका ये ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी निभाइएगा। ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, जूल प्रति कूलम का मात्रक क्या होता है, यानी किसका मात्रक है जूल प्रति कूलम। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। करे कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दे तो उस बिंदु पर आवेशों के बीच जो बल होगा क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया है? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? बोल है इसमें हम आएंगे, हम कूलॉम के नियम आपको बताएंगे। कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r गुना Q1 Q2 बटा में r²। ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसका एक वैल्यू होता है कितना? 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। और बाकी ये आवेश तो चेंज कर सकते हैं, हम दूरी भी चेंज कर सकते हैं। बच गया एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r क्या है? माध्यम है। इसका मतलब ना, अलग अलग माध्यम में बल निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। अगर हम हवा में निकालें अलग आएगा, पानी में निकालें अलग आएगा, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम है। हवा अलग माध्यम है, पानी अलग माध्यम है। ये क्वेश्चन में दिया है आपको केरोसिन तेल, ये अलग माध्यम है। और सबका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी इससे ये पता चला ना कि जो बल का मान होता है ये जो माध्यम पर निर्भर करता है। बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो करे केरोसिन तेल में रख देने पर, तो सबसे पहले आप समझिए, हवा का एप्सिलॉन r कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको जल का कहें तो 81 होता है। यानी सबका अलग अलग आता है। ऐसा ही केरोसिन तेल का भी होता होगा। वैसे तो हमको तो ना पता है कि केरोसिन तेल का एप्सिलॉन r का मान कितना है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आप ये समझिए, कोई भी जो माध्यम होता है ना, कोई भी माध्यम, केवल हवा को छोड़कर जितने भी माध्यम का जो मान है वो 1 से अधिक होता है। यानी इसे तो ये पता चला केरोसिन तेल का जो माध्यम का मान होगा, यानी एप्सिलॉन r का जो मान होगा 1 से तो अधिक होगा। अब इससे ही हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसको ध्यान से समझना कैसे।
फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 गुना Q1 Q2/r²। ये जो है पहले तो कुछ अलग है। मान लीजिए पहले 10 आया, मान लेते हैं हम हवा में, हवा का क्या होता है 1 होता है, मान लीजिए 10 आया। और हम जानते हैं अभी पता है कि केरोसिन तेल का जो होता है, मतलब कोई भी माध्यम हो, माध्यम का εr का वैल्यू क्या होता है 1 से अधिक होता है। तो अगर केरोसिन तेल में रखेंगे तो केरोसिन तेल में रखेंगे तो उसका जो होगा माध्यम εr जो होगा 1 से तो अधिक होगा। और जब 1 से अधिक होगा, मान लीजिए पहले था 1 तो भागा देंगे तो कितना आएगा 10। अब मान लीजिए जब 1 से अधिक होगा, मान लेते हैं मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि 2 होगा, मान लेते हैं 2 होगा तो भागा देंगे तो क्या हो गया 5। ध्यान दीजिए पहले का था, पहले निकाले थे 10, लेकिन अब माध्यम बढ़ गया, यानी माध्यम में रख दिए, क्या हो गया इसका वैल्यू घट गया, यानी इससे क्या होगा ऑप्शन घटेगा। यानी कोई भी माध्यम में रखेंगे तो बल का मान तो घटेगा, केवल हवा माध्यम को छोड़कर। समझ में आया ना दोस्त, केवल हवा को छोड़कर कोई भी माध्यम में रखेंगे तो बल का मान क्या होगा घटेगा, एकदम 100% घटेगा ही घटेगा। क्योंकि आप देखिए εr कहाँ है, बटा में है। अब बटा में है तो जब भी भाग देते हैं तो घटना तो जरूरी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। करें कि धातु के 2 समरूप गोले पर क्रमशः +q तथा -q आवेश दिया गया है तो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ए है दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। ऑप्शन बी ऋण आवेश गोले के द्रव्यमान, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित से क्या होगा कम होगा। सी का दिया है धन आवेशित गोले के द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले से कम होगा। और दूसरा है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉट। आप समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप समझिए, आपको बहुत अच्छा समझाएंगे। करें 2 गोला है, 2 समरूप गोला है, मान लेते हैं एक ए है एक बी है। बोला है दो, क्या है क्वेश्चन है, बोला है एक पर +q आवेश, मान लेते हैं ए पर +q आवेश, बी पर -q आवेश। करे कि एक पर +q आवेश है और एक पर -q आवेश है तो दिया गया ऑप्शन है पहला ऑप्शन दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। आप पहले एक छोटी सी चीज समझिए, प्लस चार्ज किस पर होता है, माइनस चार्ज किस पर होता है, समझना। यहाँ पर ए है ए, यहाँ पर है बी। अगर ए अपना आवेश बी को दे रहा है, अगर ए अपना आवेश बी को देगा, अगर ए जो होगा अगर बी को देगा तो इसके पास आवेश क्या होगा, आवेश कमी होगी। और कमी को हम प्लस से दर्शाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति, एक हम है एक आप है, अगर आपको हम पैसा देंगे, आपको कर्जा देंगे तो हम प्लस में होंगे, लेकिन आप किस में होंगे माइनस में होंगे। यानी ए दे रहा है बी को, तब बी किस में हो जाएगा माइनस में, और जब ये माइनस में होगा तो हम क्या हो जाएंगे प्लस में। समझ में आया ना दोस्त। अगर मान लीजिए हम आपको पैसा दिए तो आप कर्ज में हो गए, यानी माइनस में हो गए, और हम आपको दिए तो हम प्लस में हो गए। इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ए प्लस हुआ और बी माइनस। हमें समझना है द्रव्यमान। अगर आप यहाँ समझिए, ये अपना आवेश दिया है, आवेश दिया है यानी आवेश तो घट गया ना, तो जब आवेश घटा है तो द्रव्यमान भी घटना चाहिए ना समझ में आया ना। देखिए ये अपना आवेश बी को दिया है, बी लिया है, जो कोई भी आदमी कर्ज लेता है वो माइनस में होता है, जो देगा वो प्लस में होगा। समझ में आया ना। अब आगे समझते हैं, द्रव्यमान समझते हैं। ये अपना आवेश दिया है तो आवेश के साथ साथ कुछ द्रव्यमान भी जाएगा ना, बोलिए हाँ, आवेश के साथ कुछ द्रव्यमान भी जाएगा। तो ए का द्रव्यमान क्या होगा, ए का द्रव्यमान घटेगा, लेकिन हाई आवेश ले रहे ना, तब बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। समझ में आया ना। ए का द्रव्यमान घटेगा, यानी गोला ए जो होगा, ए का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, क्या बोला है, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित से कम होगा। करें जो ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान है धन आवेश से कम होगा, नहीं ना, क्या होगा, ये बढ़ेगा। यानी पहला ऑप्शन
है तो होबे ना करेगा, दोनों को तो गोला का द्रव्यमान समान ना होगा। ये तो पहला ही कट गया, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित से कम होगा, नहीं ना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, धन आवेशित गोला के द्रव्यमान ऋण आवेश से कम होगा। धन आवेशित गोला का जो द्रव्यमान होगा ऋण आवेश से कम होगा। देखिए यहाँ पर घटेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना दोस्त, बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये बार बार आपको एग्जाम में आता है। देखो ये जो आपको एसबीपीडी बुक का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ये कोई भी बोर्ड में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड में ही आएगा, यूपी बोर्ड में ही आएगा, राजस्थान बोर्ड में ही आएगा, या झारखंड, मतलब कि यानी कोई बोर्ड, ये हर बोर्ड में आ सकता है। समझ में आया ना दोस्त। तब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धन आवेशित वस्तु में होती है, अभी आपको समझाया धन आवेशित। देखिए ए है बी है, ये है धन आवेशित, ये है ऋण आवेशित। हम आपको बताए ना, धन कौन होता है, जो अपना पैसा देता है। मान लीजिए हम आपको पैसा समझा रहे हैं, रुपया समझा रहे हैं, हम आपको पैसा दिए, आपको कर्ज दिए, तो आप क्या होंगे, आप माइनस में होंगे ना। हम दिए हैं तो हम प्लस में होंगे ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धन आवेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन की कमी, या प्रोटॉन की कमी। जब आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो जाता है कि न्यूट्रॉन जाता है, प्रोटॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन ही ना जाता है। तो कह रहे कि धन आवेशित वस्तु में होती है। धन कौन होगा, जो अपना दान करेगा, जो अपना दान करेगा। तो ये अपना दान करेगा तो इसमें घटेगा ना, यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। भैया हम अपना पैसा दान किए हैं आपको, मान लीजिए आपको दान कर देते हैं, मान लीजिए आपको हम फ्री में पढ़ाते हैं, मान लो वो भी तो दान है ना, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह का दान है। तो हमें क्या होगा, कमी होगा। जो आप पैसा दे रहे थे वो पैसा आपसे नहीं ले रहा है, तो मेरे पास अब कमी होगा ना। समझ में आया ना। धन आवेशित में क्या हो जाएगा, धन आवेशित में कमी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को घुमा देता, ऋण आवेशित में होती है, तो ऋण आवेशित में क्या हो जाएगा, जब इसमें घट रहा है तो उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। कह रहे कि +1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। दूरी नहीं दिया है, बोला है जनरली कुछ दूरी पर है। कुछ दूरी पर वायु में, हाँ ये माध्यम दे दिया, वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा। आप समझिएगा दोस्तों, आपको समझाते हैं, समझिएगा बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इतना कि कहिए जन। करे कि दो आवेश है, एक है +1 माइक्रोकुलाम और एक है +4 माइक्रोकुलाम। करे कि हवा में रखने पर, आपको बताया है हवा में, यानी हवा के एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कह रहे कि 1 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम दो आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर है, वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। बल का क्या होता है, बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटा में R²। यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू फिक्स है, और एप्सिलॉन आर हवा है, तो हवा का एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे जब ना, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुना 10⁻9। एप्सिलॉन 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, उतना ही रहेगा, और गुना Q1 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 होता है, Q1 का वैल्यू इतना, और Q2 का +4 यानी 4 गुना 10⁻6। अब बटा में R मान लेते हैं, दूरी का स्क्वायर R²। ये F1 बल निकालते हैं। अब कर रहे हैं ना, एक बार इसके कारण और एक बार इसके कारण। तो देखिए एक बार इसके, देखिए जनरली आपको समझते हैं, इतना टाइम नहीं ले देगा भैया, एग्जाम में इतना टाइम मत लो, एकदम शॉर्टकट से बनाओ, थोड़ा माइंड को तेज करो। एक बार इसके कारण पूछ रहा है, देखिए है तो सेम है ना, इसमें भी आएगा, हवा है, माध्यम दोनों चेंज किया है, ये तो सेम रहेगा, ठीक ना, ये सेम रहेगा, चेंज होगा ये। करे कि एक बार इसके कारण बल निकालते हैं हम, एक बार इसके कारण, मान लीजिए देखिए ए है बी है, ए पर +1 माइक्रोकुलम दिया है, बी पर +4 माइक्रोकुलम दिया है, ठीक है ना। करे कि एक बार इसके कारण, मतलब कि ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर लगने वाला बल, तो करेंगे तो 1 गुना 4, 1 गुना 4, देखिए है ना, Q1 Q2 गुना करेंगे। और दूरी तो दिया ही नहीं है, दूरी हमको सबको सेम लेना है,
तो एक बार क्या करेंगे, 1 गुना 4 करेंगे, और एक बार यानी ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर बल निकालेंगे, और एक बार बी पर स्थित आवेश के कारण ए पर बल निकालेंगे। तो 1 गुना 4, तो इधर से क्या करेंगे 4 गुना 1। अब बताइए आप, 1 गुना 4 और 4 गुना 1 क्या होगा, 4 ही आएगा। अरे भैया 1 गुना 4 और 4 गुना 1 उतना ही ना आएगा, 4 आएगा। तो दोनों में स्थिति में क्या रहे, समान आ रहा है, यानी 4/4 रेशियो पूछ रहा है, यानी 1:1। आपको समझ में आया ना समझ में आया डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, एक बार बोला है 1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 4 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल, और एक बार 4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल। तो वही बात आपको समझाया, एक बार इसके कारण इस पर बल और एक बार इसके कारण इस पर बल, दोनों में क्या हो जाएगा 1 गुना 4, एक बार यहाँ क्या हो रहा है 4 गुना 1, दोनों स्थिति में 4 आ रहा है। अब दोनों का रेशियो निकाल देंगे 4/4 यानी 1:1। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1:1। ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से देखेंगे।